नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 फिजिक्स में पहला तो बात होगा गुरुत्वीय त्वरण की बात आपकी फर्स्ट सबसे पहले। देखो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। कोई वस्तु है, जब हम वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की ओर गिरता है। कोई भी वस्तु है जो ऊपर से छोड़ते हुए नीचे की तरफ गिरता है, तो उस वस्तु के अंदर 1 सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहा गया? किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, उस वस्तु में 1 सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होती है उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, आपको याद होगा त्वरण आप पढ़े थे तो कहते कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी तो मैंने आपको कहा था किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकिए या ऊपर से नीचे गिराइए तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु को जब हम ऊपर से कहाँ गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, और उस वस्तु में 1 सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो लिख लो, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तथा उस वस्तु में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे होने वाले वेग की वृद्धि को कार्यक्रम होने वाली, अच्छा वेग चुरिया का वेग वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल चीज से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा इसका बीमा L/-2 होता है, ठीक है। इसका बीमा कितना होता है? L/-2 होता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है और इसका मान लगभग 9.8 होता है। लिख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण बराबर वेग बटा समय। गुरुत्वीय त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा कि किसी वस्तु का हम लोग ऊपर से कहाँ गिरा रहे हैं, नीचे। आज जो गिरते आ रहा है 1 सेकेंड में उसके ऑटोमेटिक जो वेग में वृद्धि जाती है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि होती है और इसका जो बीमा होता है L/-2 होता है। इसका मान 9.8 होता है। इस तरीके से सारा डाटा आप भर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और ऊपर जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। दोनों कंडीशन में, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लो इसमें नोट पॉइंट में कि जब पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और दूसरा लिख रहा कि जब पृथ्वी के, ये सब आप सिद्ध करेंगे आगे कितना होता है, पृथ्वी के ऊपर जाते हैं
तब भी वो क्या अच्छा नीचे जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है घटता है। तो इस तरीके से ये गुरुत्वीय त्वरण है कि किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं और उस वस्तु में 1 सेकेंड में जो वेग में वृद्धि होती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, d/(-2) होता है। आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तभी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, दोनों कंडीशन में। इस तरीके से आप गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बता सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग बटा समय, या वेग में परिवर्तन बटा क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। इसी को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण का। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है मुक्त पतन। तो देख लेते हैं कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन सुनो, जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं, मुक्त माना होता है स्वतंत्र होकर के, पतन का मतलब होता है गिरना। ध्यान रखना, मुक्त माना होता है स्वतंत्र रूप से, और पतन माने क्या होता है, गिरना। कि जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, वस्तु नीचे की तरफ गिरता है और वस्तु के गिरने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है, न हवा बाधा लगाता है, न धूल के कण बाधा लगाता है, वस्तु के गिरने में कोई बाधा नहीं होती है, वस्तु आराम से स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मुक्त पतन। याद हुआ कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे क्या करते हैं, गिराते हैं, वस्तु नीचे गिरती है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता, हवा भी बाधा नहीं लगाता है, धूल के कण भी बाधा नहीं लगाता है, उसके गिरने में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार के पतन को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। तो ये चीज़ को देख लेते हैं। देखो, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तथा वस्तु को गिरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, मुक्त पतन। किसी वस्तु को हम लोग कहाँ से गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, वस्तु के गिरने में कोई बाधा नहीं होती, ऑटोमेटिक। अच्छा, तो नहीं नोट में लिख लेना कि धूल के कण तथा वायु भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। धूल के कण और वायु भी कोई बाधा उत्पन्न। तो जब किसी वस्तु को कहाँ से गिरा रहा है, ऊपर से नीचे गिरा रहा है और वस्तु को गिरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो चलो तीसरा हेडिंग है गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। तो देखिए, कोई भी आपसे पूछे कि गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम क्या होता है तो क्या कहेंगे, ये क्या बताए थे आपको, तो समझो। गैलीलियो ने कहा था कि विरामावस्था से, माने कोई वस्तु है जो कि रुका हुआ है, ऊपर रुका हुआ तो उसको विरामावस्था से, तो विरामावस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में
एक से प्रारंभ होने वाली विषम अंक 1 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में होती है। तो सुनो क्या कहे वो, क्या कहे कि यदि कोई हमारे पास क्या है वस्तु है, ऊपर रखे हैं इसको, जहाँ पर कोई वस्तु है हम इसको रखे हैं किस अवस्था में है, विरामा अवस्था में। किस अवस्था में, इतनी बढ़िया समझो। हम इसको क्या करते हैं, नीचे गिरा रहे हैं। समय समान माने समान समय अंतराल में कुछ दूरी यहाँ चलती है, फिर यहाँ तय किया, फिर यहाँ तय किया, कुछ दूरी में ऐसा तय किया। और समान समय अंतराल में ये दूरियाँ जब तय करता है तो जिस तरीके से विषम अंकों का अनुपात पाया जाता है, इसी तरह से दूरिया का भी अनुपात जो होता है एकदम सेम टू सेम विषम अंक की तरह होता है। जैसे 1 संबंध है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध, 1 संबंध है, 3 संबंध है, 5 संबंध है, 7 संबंध है, 9 संबंध, ये ना विषम अंक होता है। जिस तरीके से विषम अंक एक दूसरे से क्रमबद्ध आते हैं, उसी तरीके से दूरी भी क्या होती है, आती जाती है। जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, आती जाती है। समझिए, माने नाम से ही पता चल रहा है कि जब कहेगा कि गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम, तो एकदम ट्रिक की बात है कि जब भी बात करेगा गैलीलियो का, तो गैलीलियो तो एक वैज्ञानिक है और इसी गैलीलियो ने विषम अंक संबंधी नियम भी दिया है। और गैलीलियो के विषम अंक, तो विषम अंक जब कहेगा तो विषम अंक में तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो उसने कहा कि यदि हम किसी वस्तु को विरामावस्था से कहाँ गिराते हैं, नीचे गिराते हैं। कोई वस्तु है उसको विरामावस्था से नीचे गिराते हैं, तो उसमें जो अंकों का हमारे विषम अंकों का अनुपात होता है 1 संबंध, 3 संबंध, 5 संबंध, 7 संबंध, 9 होता है। उसी तरीके से दूरिया का अनुपात भी विषम अंकों के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। यही होता है गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। याद हुआ, बता देंगे क्या मान जिस तरह के दूरिया माने जैसे विषम अंक एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, उसी तरह से दूरी भी एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती। तो यही होता है गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम। नोट कर देखो, गैलीलियो की नियम अनुसार यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है तो वह समान समय अंतराल में समय अंतराल में उतना ही दूरी तय करती है, उतना ही दूरी तय करती है जितना विषम अंकों 1 संबंध, 3 संबंध, 5 संबंध, 7 संबंध, 9 का अनुपात होता है। यही आपका गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम है। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो के विषम अंक संबंधी नियम बताइए, तो गैलीलियो ने कहा था कि जब किसी वस्तु का मतलब विरामावस्था से ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वस्तु जो होती है कुछ दूरी तय करती है, और जो समान समय अंतराल में जो दूरियाँ तय करती है, जो विषम अंक होते हैं उसी के अनुपात में पाए जाते हैं। 1 संबंध, 3 संबंध, 5 संबंध, 7 संबंध, 9 के अनुपात में क्या आते हैं, पाए जाते हैं। तो यही आपका क्या होती है, गैलीलियो की नियम होती है। किसकी नियम, गैलीलियो की नियम होती है। याद हुआ आपको, बात समझ में आई? कभी भूलना मत इस नियम। वाहनों का अवरोधन दूरी, वाहनों का अवरोधन दूरी आखिर क्या होता है? आप जानते होंगे कि वाहन जब बात कहा तो गाड़ी की जरूरत होगी। वाहनों का अवरोधन, खाली अवरोधन समझना है, दूरी तो जानते होंगे। कहता अगर वाहनों की दूरी का होता है तो कहते हैं कि वाहन या गाड़ी
जितना दूरी तय करते उसको वाहनों का दूरी कर देते। लेकिन इसमें क्या है ना, एक अवरोधन की बात कर रहा है। अवरोध का मतलब होता है रोकना। अवरोध का मतलब देखो, ट्रिक के अनुसार परिभाषा याद किया जाता है कि ट्रिक आखिर हम कौन यूज करेंगे इसमें। ट्रिक जो होता है, जैसे वाहनों माने वाहन, वाहन का मतलब गाड़ी, अवरोधन का मतलब होता है रुकते समय, और दूरी का मतलब होता है दूरी तय करना। मैं गाड़ी ब्रेक मारी, और मारने के बाद, ब्रेक मारने के बाद जितना दूरी तय की उसको अवरोधन दूरी कहते हैं। गाड़ी हम चला रहे हैं, खूब स्पीड में चला रहे हैं, वाहन को खूब स्पीड में चला रहे हैं, कुछ सामने आया, हमने ब्रेक मार दिया। जब हमने ब्रेक मारा तो ब्रेक मारने के बाद जितना वो आगे बढ़ी, जितना वो दूरी तय करी, घिसटते हुए जितना दूरी तय करी, उसी का तो अवरोधन दूरी। कुछ किताब में लिखा भी है, पढ़ भी लेते हैं। कह रहे कि अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी है। ब्रेक लगाने के कारण माने ब्रेक लगा देते हैं, लगाने के रुक माने तुरंत लगाए तुरंत रुकेगा नहीं, कुछ दूरी तय करेगा, उसी को अवरोधन दूरी कहते हैं। सड़क पर गतिमान वाहन की सुरक्षा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग भी तथा उसके ब्रेक की क्षमता और ब्रेक लगाए जाने के परिणामस्वरूप वाहनों में उत्पन्न मंडन मनसे पर निर्भर करता है। किसी वाहन का अवरोधन दूरी के लिए भी तथा एक के पदों में व्यंजक निम्नलिखित होंगे। ठीक है, तुम्हारी वाहन रुकने से पूर्व डी दूरी चल चुकी है, तो ये सब आपकी बातें लिखी गई। तो कुछ जाने वहाँ अवरोधन दूरी का होता है, हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने को घिसीट कर चलेगी, तो घिसीट के जब चलेगी तो रुकती, तो उस मान लो जब ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगी, लेकिन रुकने के पहले जितना दूरी तय की है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोधन दूरी कहते हैं। याद है क्या कहोगे? वही जब ब्रेक मारते हैं तो जितना मतलब हाँ, रुकने से पहले जितना वो दूरी तय करती है। तो लिखो, कुछ सीखो तनी जल्दी से। ये लिखो अवरोधन दूरी में कि जब कोई वाहन गतिशील होता है, गतिशील होता है, और जब उसमें लिखे ब्रेक लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? ब्रेक लगाया जाता है। तो आगे लिखना, ब्रेक लगाए जाने के बाद गाड़ी जितना घिसीट करके दूरी तय करती है, गाड़ी जितना दूरी तय करती है तो उसे अवरोधन दूरी कहते हैं। अवरोधन दूरी कहते हैं। ठीक है ना? लिखो, आप पढ़े होंगे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो का जीरो हो जाता है, याद है? भी जीरो हो जाता है, और ये तो माइनस में बदल जाता है, तब यहाँ पर होगा जीरो। यू के स्क्वायर प्लस 2, पहले समझ लो, माइनस ए इंटू एस, तो माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as, तो यू स्क्वायर बराबर 2as। और किस तरीके से आपसे कोई पूछे इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नोट कर लो। आ जाओ, अब हम लोग आते हैं प्रतिक्रिया काल के पास। काल माने समय, प्रतिक्रिया काल। अब सुनो कहानी इसकी, प्रतिक्रिया काल की। कहोगे कि कभी कभी, एकदम आराम से समझना, गाड़ी की बात है। अच्छा था, तुम लोग पढ़ रहे हो ना, मान लो कि जब चाल की बात होगी, दूरी की बात होगी, तो गाड़ी की बात जरूर होगी, वाहन की बात जरूर होगी। तो इसमें कुछ बातें कह रहा है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमसे तत्क्षण कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने में हमसे कुछ समय लग जाता है। प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति को कोई पाठ्यक्रम देखने में, उनके विषय में सोचने में तथा कार्रवाई करने में लगने वाला समय होता है। उदाहरण के लिए
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है और अचानक रास्ता में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार में तेज़ी से ब्रेक लगाने के पहले व्यक्ति के जो समय लग जाता है उसे प्रतिक्रिया काल कहेंगे। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति के जटिलता और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं। आप अपने मित्र को एक रूलर दें और उसे कहें कि वह आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच खाली जगह में रूलर को उधेड़ दिया ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरा दे। जो ही रूलर को छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लें। इन दोनों घटनाओं यानी छोड़ने और उसे पकड़ने के बीच लगने वाला जो समय होता है वह रूलर के द्वारा तय की गई दूरी डी होती है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम लगता है, और देखो ये गति का दूसरा समीकरण से बनाया गया। क्या कहा गया? प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल। आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक कोई सामने आ गया, तो साइकिल चला रहे अचानक सामने आ गया, तो जब सामने आया तब जैसे ही आप सोचे वही प्रतिक्रिया काल। जैसे आ गया, आपके सामने आ गया और सामने आ गया तो ब्रेक तो लगाएंगे, तो सामने आया, ब्रेक लगाने से पहले जितना देर तक आप सोचे वो प्रतिक्रिया काल होता है। क्या होता है? हम डंडा उठाएं और आपको मारने के लिए गए और डंडा उठा करके मारने में जितना मुझे टाइम लगा, जितना मैं सोचे मारूँ कि ना मारे, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया काल कहा जाता है। याद हुआ? क्या हुआ? प्रतिक्रिया काल का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है कि अभी आप जो समय सोचने में लगता है किसी वस्तु को देखे और उस वस्तु के प्रति आपकी क्या सोच रहती है, कितना टाइम लेते हैं उसके बारे में सोचने में, तो जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल कहते हैं। उदाहरण से भी कह सकते हैं कि साइकिल आप चला रहे हैं, अचानक कोई लड़का आपके सामने आ गया, तो उस लड़के को बचाने के लिए जो मन में आप सोच रखेंगे कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जो सोच रखे जितना टाइम लगा ब्रेक लगाने से पहले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल कहते हैं। तो लिखते हैं चीज़ को कि जब किसी कार्य को करने से पहले मन में जो तुरंत विचार आता है तो उसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। याद कर लेना ये सब। उदाहरण में तो सुंदर सा जो मैंने बताया आपको वह आप उदाहरण में बता सकते हैं। उदाहरण में क्या बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कार चलाता है तथा व्यक्ति के सामने कोई वस्तु आ गई, तो क्या वस्तु नहीं आ सकता है? ईंटा पत्थर भी आ सकता है बहुत बड़ा। सामने कोई वस्तु आ गया तो ब्रेक लगाने से पहले उस कार चालक ने जितना सोचा उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल कहते हैं। प्रतिक्रिया काल कहते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये टाइम था। प्रतिक्रिया काल जाने, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई भी व्यक्ति है, गति कर रहा है, कार चला रहा है, सामने कोई वस्तु आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, सोचे कि हम ब्रेक लगाए कि ना लगाए, जितना टाइम उसको सोचने में लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया काल। अच्छा, एक चीज़ लिखा देते हैं और इस पर आपको सवाल देते हैं, बना कर रख लीजिएगा। कल इसका नंबर हम लोग लगाएंगे।